अच्छा, कभी सोचा है कि अपने शहर की गलियों में जो लाइटें जलती हैं, उन्हें कौन ठीक करता है? या फिर सड़कों से रोज कूड़ा कौन उठाता है? ये सब ऐसे काम है ना कि अगर एक दिन भी ना हो तो हमारी पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाए। तो आज हम इन्हीं बड़े बड़े सवालों का जवाब एक बहुत ही छोटी सी रोज की कहानी से ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए एक टूटी हुई ट्यूबलाइट की कहानी से समझते हैं कि आखिर ये पूरा नगर प्रशासन काम कैसे करता है। सोचिए जरा, अपना शहर इतना बड़ा, इतनी भीड़, फिर भी सब कुछ इतनी आसानी से कैसे चलता रहता है? पानी, बिजली, साफ सफाई, ये सारी चीजें कौन देख रहा है? मतलब इन सभी व्यवस्थाओं के पीछे आखिर है कौन? आज हम इसी जिम्मेदारी की तह तक जाएंगे। तो हमारी ये पूरी बात शुरू होती है एक बहुत ही छोटी सी, एकदम आम सी लगने वाली प्रॉब्लम से। एक ऐसी घटना जो किसी भी गली मोहल्ले में हो सकती है, शायद हुई भी होगी। तो सीन कुछ ऐसा है। इतवार की दोपहर है और माला, शंकर, जहांगीर और रेहाना, ये चारों दोस्त अपनी गली में मस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था, जैसा कि अक्सर इतवार को होता है। तो रेहाना बैटिंग कर रही थी। उसने जोर से बल्ला घुमाया, गेंद गई ऊपर और सीधा गली की ट्यूबलाइट पर। जोर से आवाज आई, क्रैक, और ट्यूबलाइट टूट गई। रेहाना घबरा गई। अरे, ये मैंने क्या कर दिया? बस खेल वहीं रुक गया, सारा मजा खत्म। अब सबके सामने एक ही चिंता थी। अब बच्चों के दिमाग में वही सवाल घूम रहे थे जो शायद हम सबके दिमाग में आते कि अब क्या? इस टूटी हुई ट्यूबलाइट को कौन बदलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, इसके पैसे कौन देगा? और देगा भी तो किसको देगा? बस यहीं से हमारी असली कहानी शुरू होती है। तो बच्चों को इन सारे सवालों का जवाब मिलता है यास्मीन खाला से, और वो उन्हें एक बहुत बड़ी संस्था के बारे में बताती हैं। नगर निगम, मतलब शहर का असली मैनेजर। तो आखिर ये नगर निगम है क्या? देखिए, ये एक बहुत बड़ी संस्था है जो शहर की सड़कों पर लाइट लगाना, कूड़ा उठाना, पानी पहुंचाना और सड़कों की साफ सफाई जैसे सारे काम देखती है। बड़े शहरों में इसे नगर निगम कहते हैं और छोटे कस्बों में नगर पालिका। और मजे की बात यह है कि नगर निगम के काम सिर्फ ट्यूबलाइट बदलने तक ही नहीं है। अरे, इनकी लिस्ट तो बहुत लंबी है। कूड़ा जमा करने से लेकर पानी की सप्लाई तक, स्कूल और अस्पताल चलाने से लेकर पार्कों की देखभाल तक, और तो और शहर में कोई बीमारी न फैले, ये देखना भी इन्हीं का काम है। मतलब एक तरह से ये वो सिस्टम है जो पर्दे के पीछे रहकर पूरे शहर को चलाता है। ठीक है, काम तो बहुत सारे हैं, पर सवाल ये है कि इतने सारे काम करता कौन है? नगर निगम में फैसले कौन लेता है और उन फैसलों को लागू कौन करता है? चलिए अब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए, पूरे शहर को एक साथ चलाना तो मुश्किल है, तो इसे बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिन्हें हम कहते हैं वार्ड। और हर वार्ड के लोग वोट देकर अपना एक लीडर चुनते हैं, जिसे पार्षद या काउंसलर कहा जाता है। तो यहाँ पर ना दो तरह के लोग काम करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। पहले हैं पार्षद, जिन्हें हम और आप जैसे लोग वोट देकर चुनते हैं। ये सब मिलकर कमेटियां बनाते हैं और फैसले लेते हैं कि भाई पार्क कहाँ बनेगा या नया अस्पताल कहाँ खुलना चाहिए। और दूसरी तरफ है आयुक्त, यानी कमिश्नर, और उनकी पूरी टीम। इन्हें सरकार नियुक्त करती है। इनका काम होता है पार्षदों के लिए गए फैसलों को लागू करना। मतलब एक तरह से एक ग्रुप फैसले लेता है और दूसरा उन्हें असलियत में करके दिखाता है। अच्छा, अब अगला बड़ा सवाल, इन सब कामों के लिए पैसा कहाँ से आता है? और क्या हम जैसे आम लोग इस पूरे सिस्टम में कोई रोल निभा सकते हैं? तो नगर निगम की कमाई का एक बड़ा हिस्सा आता है टैक्स से। जैसे जिनके अपने घर हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है ना, ये कुल कमाई का सिर्फ 25 से 30% ही होता है। जी हाँ, बाकी का पैसा पानी पर लगने वाले टैक्स, एजुकेशन टैक्स, और यहाँ तक कि जब हम सिनेमा टिकट खरीदते हैं उस पर लगने वाले एंटरटेनमेंट टैक्स जैसी कई दूसरी जगहों से आता है। तो मतलब एक शहर को चलाने के लिए पैसा कई तरफ से इकट्ठा करना पड़ता है। और रही बात आम लोगों की भागीदारी की, तो इसके लिए गंगाबाई की कहानी से बढ़िया कोई मिसाल हो ही नहीं सकती। उनके मोहल्ले में रोज कचरा नहीं उठता था, तो उन्होंने ये सोचकर चुपचाप बैठना ठीक नहीं समझा कि चलता है। ये कहानी दिखाती है कि अगर लोग चाहें तो कैसे बदलाव ला सकते हैं। देखिए गंगाबाई ने क्या किया।
सबसे पहले उन्होंने मोहल्ले की बाकी औरतों को इकट्ठा किया। फिर वो सब मिलकर अपने पार्षद के घर पहुंची। जब वहां भी बात नहीं बनी तो वो पार्षद को ही साथ लेकर सीधा कमिश्नर के पास पहुंच गईं और वहां जाकर साफ साफ कह दिया कि अगर 2 दिन में काम नहीं हुआ तो बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। ये दिखाता है कि सिस्टम के अंदर रहकर भी अपनी बात मनवाने के सही तरीके होते हैं। और जब कमिश्नर साहब ने बहाना बनाया कि भाई हमारे पास ट्रक कम है, तो गंगाबाई ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा, अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए तो आपके पास पूरे ट्रक हैं। ये एक सवाल ही काफी था। ये दिखाता है कि एक जागा हुआ नागरिक कैसे सिस्टम को जवाबदेह बना सकता है। नतीजा, कमिश्नर के पास कोई जवाब नहीं था और मोहल्ले में रोजाना सफाई शुरू हो गई। तो गंगाबाई की कहानी से ये तो साफ है कि लोग अपनी आवाज उठाकर सफाई जैसी बेसिक चीजें ठीक करवा सकते हैं। लेकिन जब नगर निगम अपनी इस जिम्मेदारी को बड़े लेवल पर निभाने से चूक जाता है तो उसके नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं, ये हमें सूरत की कहानी बताती है। बात है 1994 की। उस वक्त सूरत की गिनती भारत के सबसे गंदे शहरों में होती थी और उसी साल वहां भयानक प्लेग फैल गया। कई लोगों की जान चली गई और 3 लाख से ज्यादा लोगों को डर के मारे शहर छोड़कर भागना पड़ा। इस बड़ी तबाही ने नगर निगम को नींद से जगाया। उन्होंने कमर कसी, जी जान से काम किया और शहर की पूरी सफाई हुई। और आज वही सूरत भारत के सबसे साफ शहरों में से एक है। तो ये कहानी एक चेतावनी भी है और एक उम्मीद भी। चलिए अब वापस चलते हैं अपने बच्चों की कहानी पर। यास्मीन खाला से इतना सब कुछ समझने के बाद जब बच्चे अपनी गली की तरफ लौटे तो शाम हो चुकी थी और गली में अंधेरा था, क्योंकि वो ट्यूबलाइट अभी भी टूटी हुई थी। पर अब बच्चों को पता था कि उन्हें क्या करना है। उन्हें अपने वार्ड के पार्षद से मिलना होगा। लेकिन ये पूरी कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाती है। एक साफ, सुरक्षित और अच्छा शहर बनाना, क्या ये सिर्फ नगर निगम का ही काम है या इसमें हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है? इस पर सोचना तो बनता है।